बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 के बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इससे आईसीएसई बोर्ड में ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बगैर वक्त वेस्ट किए हुए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का मीनिंग जान लेते हैं कि इन दोनों का मीनिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है पर्टेनिंग ऑफ लाइफ, या तो आप सिंपल वर्ड में रिलेटेड टू लाइफ भी कह सकते हैं, लाइफ से रिलेटेड वाली चीज़, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो मतलब होता है वो स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो इन दोनों को मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते क्या है, ये हम लोग 1 मिनट के बाद समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में होता क्या है। पहले तो हमने मीनिंग जान लिया। ऑर्गेनिक का इंडिविजुअल मीनिंग होता है रिलेटेड टू लाइफ, और केमिस्ट्री का इंडिविजुअल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग जानने से पहले कुछ बातें हैं वो जाननी ज़रूरी है। ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल, प्लांट्स, इस से ही हासिल किया जा सकता है। कौन सा सब्सटेंस? फॉर एग्जांपल स्टार्च, फैट, प्रोटीन, या इस तरह के और भी सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल किया जाते थे। तो इस तरह के सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा। ऑर्गेनिक स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा, ठीक है। एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, जो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते थे, तो इस तरह के सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा। एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरे हाथ में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते थे या मिनरल से हासिल किए जाते थे। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, नाइट्रेट, ब्लू विट्रॉल, ये सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या मिनरल से हासिल किए जाते थे। तो इस तरह के सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा। एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग पता चल गया। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं? द केमिस्ट्री डीलिंग विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम non-living organism which is called non-living organism, just like common salt, nitrate, this substance are called inorganic compound. And the chemistry dealing with inorganic compound is known as organic chemistry, ठीक है, inorganic chemistry, सॉरी। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है और ये किसने दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रिजेलियस ने दी थी। कब दी थी? 1809 में। ब्रिजेलियस ने 1809 में एक वाइटल फोर्स थ्योरी, एक थ्योरी दी थी जिसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी रखा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है? ब्रिजेलियस के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ब्रिजेलियस के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में बनते थे। उनका इन्हें किसी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें किसी भी तरह से लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बनने के पीछे एक वाइटल फोर्स, यानी कि आप सुपर नेचुरल पावर या फिर आप कोई गैबी ताकत थी उनके पीछे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के पीछे। तो यही थ्योरी ब्रिजेलियस ने दी थी। ब्रिजेलियस ने यही थ्योरी दी थी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते उनके बनने के पीछे एक वाइटल फोर्स थी या सुपर नेचुरल पावर है, जिसकी वजह से इसे लैब में कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाने लगा, ठीक। उसके बाद 1828 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए। 1828 ईस्वी में एक जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उन्होंने ब्रिजेलियस के दिए हुए वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अमोनियम साइनाइड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। जैसा कि ब्रिजेलियस के मुताबिक इसे लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, मगर फ्रेडरिक वूलर ने 1828 ईस्वी में लैब में अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। तो जिसकी वजह से ये वाइटल फोर्स थ्योरी नॉन वैलिड हो गया। अब इस वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई भी वजूद नहीं रहा। अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हम लोग जान ही सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाने लगता था। मगर बहुत सारे
ये साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च किया ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, और ये पता लगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद रहता है। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन आइटम, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन मौजूद रहता तो इस वजह से स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाने लगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड भी कहा जाने लगा क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे उन सब में कार्बन मौजूद होता था, तो जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है हम लोग का मेन डेफिनेशन, स्टडी ऑफ, यही हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मगर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस या कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन होने के बावजूद, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक्सेप्शंस है, इस एक्सेप्शंस में उसका नाम लिख लेते हैं, हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटालिक कार्बोनेट, और फिर आप देख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, मेटालिक कार्बोनेट है, एंड मेटल साइनाइड, ठीक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसमें कार्बन मौजूद होते हैं, मगर मेटालिक कार्बोनेट, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और मेटल साइनाइड, इनमें कार्बन होने के बावजूद भी इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं रखा गया है। ठीक है, एक्सेप्ट, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का नाम बताओ जिनमें कार्बन मौजूद होते हैं मगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, तो ऑप्शन में आपके मेटालिक कार्बोनेट या और भी बहुत सारे ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मेटल साइनाइड ये हो सकते हैं। तो आप इसे चूज़ करके आराम से उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। पढ़ते हैं कि ये इतना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर इस सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए थोड़े से राइटिंग नर्वसनेस में थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। चलिए, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, प्लांट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। प्लांट से हम लोग शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, इस तरह के कंपाउंड हम लोग प्लांट से हासिल कर सकते हैं। और एनिमल से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले है फैट, फिर आपका है प्रोटीन, ठीक है, फिर आपका है यूरिया। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग एनिमल से हासिल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है, आप मान लीजिए कोल से हम लोग किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। कोल से हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोल से हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हासिल कर सकते, उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना पड़ता है। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बाद में आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया जा सकता है, मगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हासिल होता है। बेंजीन, और कौन सा हासिल होता है। टॉल्यूइन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो सारे का आप नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बार आप बुक से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, और कौन सा और कहाँ से हासिल होता है। पेट्रोलियम से भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर गैसोलीन,
गैसोलीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेट्रोलियम से हासिल होता है, और फ्यूल गैसेस भी जितने भी हैं वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी हासिल होते हैं। अब और बोले थे देखिए और क्या है, पेट्रोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। और पांचवा सोर्स आप मान सकते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हाँ, फर्मेंटेशन करके भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं मगर मैं अभी 2 ही नाम बता रहा हूँ। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन करने के बाद इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाए जा सकते हैं। और चलिए बाकी अब हम लोग अपना आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो अब मेन टॉपिक शुरू हो रही है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन आइटम, जो हमारा मेन टॉपिक है, जहाँ से असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बोर्ड में क्वेश्चंस आना शुरू होती है वो यहाँ से होते हैं। तो मगर उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार, कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, जिसमें में से आप सोप बोल सकते हैं, शैम्पू के तौर पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। परफ्यूम्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, परफ्यूम बनाने में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है, ठीक है। पाउडर, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कंटेन होते हैं। और कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा बुक से, मैंने कुछ कॉमन्स बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ से एग्जैक्ट बोर्ड पे क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन आइटम। तो कार्बन आइटम के 2 तरह के यूनिक नेचर होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है टेट्रा वैलेंसी। कितने तरह के यूनिक नेचर शो करता है? 2 तरह का। पहला होता है टेट्रा वैलेंसी, और जो दूसरा होता है वो होता है कैटिनेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टेट्रा वैलेंसी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो इसके जो लास्ट सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब इसका जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन एटम का जो कार्बन एटम के पास सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाता है ना गेन कर पाता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे कि हम जानते हैं हर आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मगर कार्बन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो बड़ी टेंशन की बात है, अभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो कार्बन आइटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू कर देता है। अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 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 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, तो मगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन
दे पा रहा है ना ले पा रहा है, तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे एटम से शुरू कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देता है, एक यहाँ शेयर कर देता है, 4 अलग अलग आइटम से ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। और इस ऑक्टेट कंप्लीट करने के अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के चक्कर में ये एक बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन जाता है जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कार्बन एटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम से शेयर करने के दौरान एक बॉन्ड बन जाता है कार्बन और जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन आइटम 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो चार कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। इसी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनने को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना जाता है, जिसकी वजह से टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखने जाए तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन atom, the characteristic of carbon atom by which it forms 4 covalent bond. The characteristic of carbon atom by which it forms 4 covalent bond. चलिए ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनने को टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन कुछ नहीं होता, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन आइटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन आइटम थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कैटिनेशन सिंपल है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ आइटम थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज कॉल्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट एंड ब्रांच चेंज, इट्स कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन होता क्या, फिर से समझते हैं। The self-linking of atom through covalent bond in order to form straight chain, branch chain and cyclic chain of different size is known as catenation. चलिए समझ गए बात। कैटिनेशन उसे कहते हैं कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनते, सेल्फ लिंकिंग ऑफ आइटम, खुद को खुद से जोड़ते वक्त 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जोड़ते हैं। द सेल्फ लिंकिंग ऑफ आइटम थ्रू ए कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, अच्छा एंड साइक्लिक चेन। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन item through covalent bond in order to form straight branched and cyclic change of different size is known as कैटिनेशन। ऐसे तो बहुत सारे आइटम है जो कैटिनेशन शो करते हैं, मगर कार्बन ही एक ऐसा आइटम है जो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है।
मतलब कार्बन का दबदबा है कैटेनेशन शो करने में। आप सिंपल सा ये मान सकते हैं। बहुत सारे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर सचिन तेंदुलकर का जैसे नाम है अभी तक, उसी तरह कार्बन को मानने बहुत सारे आइटम्स है जो कैटेनेशन शो करते हैं, जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मगर कार्बन ही आइटम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए कार्बन डोमिनेट करता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करने में। कार्बन आइटम कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो कुछ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन भी बनाता है कार्बन आइटम, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट branched and cyclic chain of carbon आइटम। चलिए ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कार्बन चेन क्या क्या शो करता है। जब एक कार्बन आइटम दूसरा कार्बन आइटम से कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, जब वो ऐसे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड, जब वो ऐसे जुड़ता है तो इसको बगैर किसी ब्रांच के वो स्ट्रेट लाइन में एज अ कार्बन आइटम एक दूसरे से जुड़ता रहता है, तो इसे स्ट्रेट चेन कहते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रेट। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो ऐसे 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 जाने के बाद ऐसे जुड़ गया, तो ये हो गया ब्रांच। अगर मान लीजिए वो फिर अगर ऐसे साइक्लिक, मतलब कि क्लोज, मतलब कि और इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये हो गया आपका साइक्लिक। ठीक है। और एक कैटेनेशन, और इस कैटेनेशन होने की वजह से कार्बन आइटम 3 तरह के बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, फॉर्मेशन 3 तरह के बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो वो भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी चेक कर लेते हैं। कार्बन आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कभी 4 इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर ही ले लेते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे आइटम से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो डबल बॉन्ड बनता है, जैसा कि आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये जितने भी बॉन्ड्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, आप याद रखिएगा। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कभी कार्बन आइटम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड बनता है, कभी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बनता है, कभी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, और सबसे ज़रूरी टॉपिक होगा IUPAC नेमिनक्लेचर अगले चैप्टर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारा YouTube चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।